हाँ जी, तो क्लास 12th वन शॉट सीरीज में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर न्यूक्लियस पे। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा सारे टॉपिक्स प्लस बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन लेक्चर न्यूक्लियस को। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग एटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और पता ये चला कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज भी कहां पर होता है, सेंटर में, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो कैसा है भैया, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, सर एटम और न्यूक्लियस के साइज में कितना डिफरेंस है। अगर मान के चलो ये रूम आपका एटम है, इसमें मैं सुई की टिप रख दूं तो सुई की टिप किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियस की तरह बिहेव करेगी। अगर आपसे पूछ ले सवाल नंबर 1, एटम का साइज किस रेंज में आता है, तो एटम का साइज आता है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर आपसे न्यूक्लियस का साइज पूछ ले तो न्यूक्लियस का साइज किस रेंज में आता है, 10⁻⁻15 मीटर। अगर 14 हो तो ये भी सही है, 14 to 15 मीटर। 15 को तो बोलते हैं फर्मी मीटर और 10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, माइनस के अंदर। तो एटम का साइज आता है एंगस्ट्रॉम में और न्यूक्लियस का साइज आता है किसमें, फर्मी मीटर में। अब बात नंबर 2 आती है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की चीजें रहती हैं। नंबर 1 एक रहेगा बेटा प्रोटॉन और दूसरा रहता है आपके पास में न्यूट्रॉन। एक तो रहता है प्रोटॉन और दूसरा क्या रहता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन पर तो होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसा होगा आपका, न्यूट्रल। अब बात करते हैं मास की कि भैया प्रोटॉन का मास कितना होता है और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। तो मास में ध्यान रखिएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन। मास ऑफ द न्यूट्रॉन होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से अगर मैं बात करूं किसका मास ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए कि सर प्रोटॉन का देखना 1.67 कॉमन कॉमन, यहां है डिफरेंस, ये है 49 और ये है 26। तो याद रखना दोनों में से हैवी कौन है भैया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास कम होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए भैया कि हैवी पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से, तो क्या लिखूंगा मैं, न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हैवी है, उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बेटा बहुत ज्यादा हल्का है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है हमारे लिए अगर सवाल आ जाता है तो। बोलो भाई, बात आ गई, समझ में नहीं आ गई। तो छोटी छोटी सी बातें थी, हम लोगों ने जानी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मास किसका ज्यादा है और चार्ज किस पर कितना है। अब एक सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि सर आप कह रहे हो कि साइज बहुत कम है और इसमें प्रोटॉन भी रह रहे हैं और न्यूट्रॉन भी रह रहे हैं, तो प्रोटॉन तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने चाहिए भाई। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव तो दूर भागने चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भगाना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ क्यों रह पाते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है ये, न्यूक्लियर फोर्स। और आप जिस फोर्स की बात कर रहे हो वो है कूलाम फोर्स। अब याद करो, सवाल आता है यहां से कि कूलाम फोर्स की रेंज क्या होती है। कूलाम फोर्स 10⁻⁻15 से ज्यादा डिस्टेंस पर ही लगता है। क्यों, क्योंकि इतनी डिस्टेंस पर या इससे कम डिस्टेंस पर कौन सा फोर्स एक्टिवेट हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में थोड़ा आगे जानेंगे डिटेल में कि आखिर क्या रीजन हुआ कि ये सब एक दूसरे के पास पास इतने बढ़िया तरीके से रह पा रहे हैं। क्लियर हो गई, बात नहीं हो गई। तो ये न्यूक्लियर के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें पड़ी। अब सवाल नंबर 1 यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, और टॉपिक नंबर 1 भी यही है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अब सुनना ध्यान से कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की रेडियस किस पे डिपेंड करती है, बताओ, मास नंबर पर। किस पे डिपेंड करती है, मास नंबर पर। इसको पढ़ने से पहले चलो एक चीज मुझे बता दो, अगर आपको आता है तो। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है 1H1 1H2 या 17Cl35। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, ये क्या होते हैं सारे के सारे के सर, ये तो एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, जो नीचे लिखा जाता है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं बताओ,
ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है बेटा? ये एटॉमिक नंबर। इसको किससे लिखा जाता है? Z से लिखा जाएगा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? Z से। ओके। और सर जो ऊपर होता है, ऊपर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बताओ? मास नंबर। इसको किससे लिखा जाएगा? A से। मास नंबर। दैट मीन्स सर न्यूक्लियस के अंदर तो दो ही तरह के मास रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? या तो प्रोटॉन रहता है या क्या रहता है? न्यूट्रॉन। मतलब जो मास नंबर है वो किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर 1H1 1H2 17 मैंने लिखा तो इस क्लोरीन के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा? 17 होंगे। दैट मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं क्या? A इज इक्वल टू प्रोटॉन की जगह तो प्रोटॉन की जगह Z लिख दो, यानी N प्लस Z। अब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करोगे? न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए A में से Z को माइनस कर दो, उसमें क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, ये रहा हमारे पास। बताओ 1H1 में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है? 1H1 में सर ये रहा प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कितना है बोलो? 1। इसमें कितना प्रोटॉन है? कि सर इसमें भी 1 है। और इसमें कितना प्रोटॉन है? इसमें हो जाएगा बेटा 17। बोलो बात आई समझ में? अब सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इस 1 में से 1 को माइनस करो, 1 माइनस 1 0। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। 35 में से 17 गए, कितने बचे? 18। तो इस तरह से हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और मास नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने मास नंबर है। मास नंबर का मतलब एक लिफ्ट में कितने आदमी जा रहे हैं, इसको तो बोलते हैं मास नंबर। और टोटल मास निकालना है तो मान लो एक आदमी का वजन 100 किलोग्राम है और 8 आदमी जा रहे हैं, तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। कितना हो जाएगा वो आपके पास? 800 हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। टिक लगा लीजिए, यहां से एक सवाल आपके बोर्ड में आने वाला है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या तो न्यूमेरिकल्स आ जाता है या नॉर्मल पूछ लेता है कि रेडियस किस पे डिपेंड करती है। याद रखना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास नंबर पावर 1/3। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/3 पावर ऑफ एटॉमिक मास नंबर। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको कल लिखेंगे आर नोट इंटू में ए की पावर 1/3। अब सर यहाँ पर आर नोट क्या है? आर नोट बेटा एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं, आर नोट एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 15 मीटर को हम सर फर्मी मीटर भी लिख सकते हैं। तो आर नोट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी मीटर। बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया होगा? क्या निकाल दिया हम लोगों ने? रेडियस। इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल कैसे आता है? देखो कुछ इस तरीके से आएगा। मान लो ये दे दिया एल्यूमिनियम 27 की रेडियस फाइंड कीजिए, और ये सवाल बोर्ड में आया हुआ भी है। क्या है क्वेश्चन? एल्यूमिनियम 27 की रेडियस फाइंड कीजिए। तो एल्यूमिनियम 27 है तो बता 27 है, अपने को क्या चाहिए? कि सर ए चाहिए। क्या ऊपर जो होता है वो ए होता है? ऊपर जो होता है वो क्या होता है? ए होता है। ये ए है, ऊपर जो है वो क्या है? ए। तो सर आर इज इक्वल टू आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। तो आर इज इक्वल टू आर नोट की वैल्यू 1.2, ए की पावर 1/3 मतलब 27 की पावर 1/3। तो r इज इक्वल टू 1.2, 27 की पावर 1/3 मतलब 3 इंटू में 3.6 फर्मी मीटर। यूनिट जरूर लगाइएगा, अदरवाइज नंबर कट हो सकता है। कि सर यूनिट क्यों लगानी? क्योंकि मान लो आप फर्मी मीटर में लिख रहे हो तो माइनस के 15, नहीं लिख रहे तो माइनस की 15 लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें होता है तूने मीटर लिख दी तो मीटर तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, इसलिए फर्मी मीटर ही हम लोग यूज करते हैं। -15 लिखने की जरूरत नहीं है, फर्मी मीटर यूज करो, इसलिए तो बनाई गई है वो यूनिट। समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? पहली चीज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद रखिएगा। दूसरा
कि सर न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होता है। अब वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं हम। अब सुनो, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। न्यूक्लियस को आप एक स्फेयर मान लो, तो बताओ स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है। क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग, वॉल्यूम। कि सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू में आर क्यू। याद रख ले बेटा, इसको सवाल पूछे जाते हैं तुम्हारे से बोर्ड में, यहां से डायरेक्ट सवाल पूछता है कि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास नंबर हाउ, उसी को निकाल रहे हैं हम। आर बता, आर बराबर कितना होता है कि सर आर नोट इंटू ए की पावर 1/3, बट मुझे आर की पावर 3 चाहिए, तो मैं यहां आर की पावर 3 कर देता हूं। यहां पर आर नोट की पावर 3 हो जाएगी और ए की पावर क्या रहेगी बोलो 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना भैया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आर नोट की वैल्यू पुट कीजिएगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर नोट की पावर 3 इंटू में ए। अब सवाल आता है 4/3 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, आर नोट की पावर 3 कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास नंबर के। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास नंबर, कैसे डायरेक्टली, आप एटॉमिक मास नंबर बढ़ा दो तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम के बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं डेंसिटी की। थर्ड नंबर पर किसकी बात करी जाएगी, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो से रिप्रेजेंट कर दें। मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको आना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। अब ध्यान सुनना, रो इज इक्वल टू मास। अब तुम मुझे ये बात बता दो, मजा ही आ जाएगा। मैं न्यूक्लियस को देख ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो न्यूक्लियस को ऐसे लिख रहा हूं, Z X और ये A। X क्या है बोलो यहाँ पर, कि सर X तो एलिमेंट है। Z क्या है बताओ, एटॉमिक नंबर। A क्या है बोलो, कि सर मास नंबर। अब मैं पूछना चाहूं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होगा वो कितना होगा, बताओ बताओ। वॉल्यूम तो लिख देता हूं पहले, वॉल्यूम तो ये पढ़ा देखिए यहाँ पर 4/3 पाई आर नोट की पावर 3 इंटू ए। मास कितना होगा, कि सर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों का मास नियर अबाउट सेम है कि नहीं है बताओ। बहुत थोड़ा सा फर्क है, माइनर सा बिल्कुल, लेकिन दोनों का मास नियर अबाउट बराबर है। अब मैं पूछूं टोटल मास कितना है। एक एग्जांपल दिया, लिफ्ट में 10 आदमी जा रहे हैं, एक आदमी का मास 10 किलोग्राम है ना, मान ले 10 किलोग्राम है, तो 10 का मास कितना हो जाएगा, कि सर 10 इंटू 10 100। सेम इसी तरह एक न्यूक्लियस में टोटल कितने नंबर है, कितने मेंबर है बता, कि सर ए के बराबर है। ए बराबर ही तो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और एक का मास क्या मान ले, m, इनटू में किससे मल्टीप्लाई कर दे, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक का मास m, तो ए का कितना होगा, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से ए निकल गया चुपचाप। m कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर नोट की पावर 3 कांस्टेंट। तो रो का जो वैल्यू आता है कांस्टेंट आता है, याद रख लीजिएगा 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो का वैल्यू कांस्टेंट है, कुछ भी हो, चाहे तेरे को हीलियम का न्यूक्लियस दे दे, चाहे तेरे को आयरन का दे दे, चाहे तेरे को चांदी का दे दे, चाहे सोने का, प्लास्टिक, लोहा, कीचड़, कुछ भी दे दे भाई, सबका डेंसिटी सेम रहता है। सबका डेंसिटी क्या रहता है, सेम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा देखना, क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो 1:2He4, 1:2 और 2He4 में से किस न्यूक्लियस की रेडियस ज्यादा होगी, पहले की या दूसरे की, और किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस। रेडियस किस पे डिपेंड करती है, ए पर। ए किसका ज्यादा है बताओ, 4 वाले का, तो इसका मतलब सर R2 ज्यादा होगी, R1 कम होगी, बट डेंसिटी दोनों की सेम होगी। दोनों की डेंसिटी क्या होगी बताओ, सेम होगी। आगे बस समझ में नहीं आ गई, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा एलिमेंट हो चाहे बड़ा एलिमेंट हो, डजंट मैटर, डेंसिटी का वैल्यू जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसको क्या कर लूं सर मैं, याद भी कर ले, इसको याद भी कर ले। समझ में आया। अभी तक 3 क्वेश्चन मेरे पास इंपॉर्टेंट बनते हैं। नंबर 1, रेडियस एटॉमिक नंबर पर कैसे डिपेंड करती है बताओ, मास नंबर पर, कि सर रेडियस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। वॉल्यूम कैसे डिपेंड करता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, मतलब ए की पावर 0। ये 3 क्वेश्चंस मेरे पास निकल करके आते हैं अभी तक हम लोगों ने जितना स्टडी किया। बोलो भाई, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? इन पर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो मैंने एक बार हल्का सा एग्जांपल आपको दे दिया। बोर्ड में लेवल यही रहेगा, बोर्ड में तगड़ा लेवल नहीं पूछा जाता, बिल्कुल आसान पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है वाली बात? अब इसके बाद सर हम आगे चलते हैं। जैसे हम लोग हर बार फर्मी मीटर का यूज करेंगे। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको बोलना थोड़ा अजीब लगता कि यार बहुत कम है, इसलिए फर्मी लिख दिया गया। सेम इसी तरह मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको AMU से लिखा जाता था, बट अब आजकल इसको यू से ही लिखा जाता है, यूनिट। आगे बात समझ में? अब सुनना, सवाल ये है एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट कैसे बनाई गई। 1 यूनिट इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, 6C12 अपॉन 12। 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ द 6C12, यानी C12 वाला जो कार्बन है उसके मास को डिवाइड कर दिया जाए कितने से? 12 से, यानी 12वां हिस्सा। 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ द 6C12 इज नोन एज द 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इसका जो आंसर आता है वही आता है जो हमारे पास में है, नियर अबाउट 1.67 इंटू -27 किलोग्राम। पूरा आएगा 1.6605, वो छोड़ो, सीधा याद रखना है हमारे को। यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जितना मास होता है वो किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, 1 यूनिट बराबर 1.67, इतना तुम्हारे को याद रखना है। तो बात छोटी सी ये है, न्यूक्लियर का जो साइज है वो तो मेजर करा जाएगा फर्मी मीटर में, और जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो किसमें मेजर करा जाएगा? यूनिट में मेजर करा जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आगे? बोलो, 1 यूनिट में कितने मास होते हैं? इतने होते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फर्स्ट पोर्शन यही है, यहां से ये सवाल बनते हैं। अब आती है एंट्री आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट की। सुना होगा आप लोगों ने नाम, आई होप। अब सुनना, आइंस्टाइन जो है ना, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि यार एनर्जी है ना वो मास का ही फॉर्म है। एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आई होप आपने ये सारा रिलेशन सुन रखा हो। E इज इक्वल टू mc²। E क्या है यहाँ पर? एनर्जी। M क्या है? बोलो मास। C क्या है बताइए? C है सर स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी मास रिलेशन कहलाता है, किसने दिया? ये आइंस्टाइन ने। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट खुलेगा किसका? न्यूक्लियस का। अब थोड़ा सा फील आना शुरू होगा चैप्टर के अंदर। तो E इज इक्वल टू mc²। इस पर बेस्ड बेटा 1-2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 ग्राम में, 1 ग्राम मास में कितनी एनर्जी होती है? बोर्ड में आया हुआ सवाल है, वापस आ सकता है। 1 ग्राम मास के अंदर कितनी एनर्जी होती है बताइए। कि सर 1 ग्राम मास, मास दे दे, एनर्जी पूछे तो आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन, मास दिया हुआ है 1 ग्राम, m इज इक्वल टू 1 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻33 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम हो गया। सी स्पीड ऑफ लाइट आप सब जानते होंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है? एनर्जी पूछ रहा है। तो बताइए E इज इक्वल टू, क्या लिख दूं मैं? mc²। तो E इज इक्वल टू m कितना है? 10⁻⁻3। C का मतलब 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 3 3 से कितने हुए बेटा? 9। 3 3 से 9, याद रख लेना, पावर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। 3 3 से 9 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 से कितने हुए? 16। 10⁻16, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है। तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻13 किस में आई बेटा? ये जूल में आई। किसके अंदर आई है? जूल के अंदर आई है। अच्छा सर, एनर्जी का एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का एक और यूनिट होता है, क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला सवाल है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है?
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं या 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब सवाल सुनिएगा कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इसको भी याद रखना बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आप सिंपल याद रखने का तरीका है, इलेक्ट्रॉन की जगह लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वोल्ट को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, जूल में। वोल्ट को कन्वर्ट कर दीजिए किसके अंदर, जूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में आया हुआ है, फिर आ सकता है, हर बार आता है, एक साल छोड़ के एक साल। क्या है सवाल, क्वेश्चन 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होगी, यूनिट का मतलब एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है। तो सर ई निकालनी है, एम कितना दिया हुआ है 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन सर हमें मास तो किलोग्राम में चाहिए, तो 1 यूनिट में कितना किलोग्राम होता है अभी बताया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सी कितना होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, अब ध्यान से सुनना आप कि सर कैसे सुने, ध्यान से, ऐसे सुन देख मेरी बात ध्यान से। ई निकालना है तो ई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम सी स्क्वायर लिख दिया। E इज इक्वल टू एम बताइए कितना है 1.67 माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो बताइए E इज इक्वल टू कितना आया 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9 इंटू 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा 16। तो E इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6, है ना, हिंदी में सिस्टम समझ रहे हो, 54 और 6 कितने हो गए 60, 0 6 9 एकम 9 9 एकम 9 9 और 6 15 15.03, 27 में 16 गए कितने बच गए बताओ, 27 में से 17 बजाते तो कितने बचते 10, अब 11 बज गए। तो 15.03 इंटू 10⁻⁻ के कितना आंसर आ गया 11। अब ये जो आंसर आया है ये आंसर आएगा हमारा जूल के अंदर, बट मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड कर दूंगा बताओ मैं, इसका डिवाइड, अरे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको नीचे लेकर के जाओ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का डिवाइड किया तो आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये डेटा आपको सीधा सीधा याद रखना है बेटा, E बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोर्ड में क्वेश्चन सीधा आया हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज इन 1 एटॉमिक मास यूनिट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यू में भी आ चुका है, हाफ मार्क्स का, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखेंगे 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है। अगली बात समझ में नहीं आ गई। अब 2-3 चीजें और सुनिएगा कि सर किलोग्राम में तो आपने मास बता दिए, अब आप यूनिट में और मास बता दो। जैसे मैं कहूं प्रोटॉन का मास कितना होता है, हमने थोड़ी देर पहले बताया, अगर यूनिट में पूछे और न्यूट्रॉन तो बेटा सुन लीजिएगा 1.007 यूनिट। न्यूट्रॉन भारी होता है या प्रोटॉन, कि सर न्यूट्रॉन हेवी होता था, तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होगा 1.008 यूनिट। और इलेक्ट्रॉन तो सर कतई चीथड़े उड़े हुए हैं इसके, तो ये तो बहुत भयंकर हल्का है, तो 1.005 यूनिट। आगे बस 4 नहीं है बेटा, ये क्या है यूनिट है। मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन किस में लिख दी हम लोगों ने, यूनिट के अंदर मेंशन कर दिए। आगे बात समझ में। तो 2 3 4 5 6 बातें करी। नंबर 1 में बता चुका हूं कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, नोट करते जाइए और एक पेज में सारे फॉर्मूलाज को लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में पूछे जाएंगे वो 2-3 फॉर्मूला ही है ना, यही पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल घूम फिर के, ठीक है। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस बनता कैसे है, न्यूक्लियस को बनने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान सुनिएगा, न्यूक्लियर फोर्स क्या है बताओ। न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अब सर ये न्यूक्लियंस क्या है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है बताओ, कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन रूप से क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियंस। क्या कहते हैं,
न्यूक्लियॉन्स। जैसे अर्थ पर अपन लोग रहते हैं तो अपन को क्या बोलते हैं, इंसान। समझ में आ गया? ऐसे ही ये कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा सर, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा। तो तीनों में जो फोर्स लगता है ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स दिस इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दीज कॉम्बिनेशंस। सबके लिए ये न्यूक्लियर फोर्स क्या लगता है बताओ, सेम लगेगा। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है भैया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सबसे ताकतवर जो फोर्स है वो कौन सा है, हमारा न्यूक्लियर फोर्स। 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट चार्ज इंडिपेंडेंट, सेकंड पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, थर्ड पॉइंट आएगा बेटा, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स, ये कैसा फोर्स है भैया, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और इसकी जो रेंज है ना, मैं बता दूं आपको कितनी है, 2 to 3 फर्मी मीटर के नियर अबाउट है असलियत में। तो हालांकि हम लोग फर्मी मीटर न्यूक्लियर का साइज की बात करते हैं, बट जो फोर्स की रेंज है, फोर्स की रेंज कहां तक पहुंच पा रही है, 2 से 3 फर्मी मीटर तक ही लगती है। उसके बाद इसकी कहानी खराब हो जाती है। अभी देखते हैं कैसे कहानी खराब होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ये वेरी करता है डिस्टेंस पर। इसका मतलब न्यूक्लियर जो फोर्स है वो वेरी करेगा, तब वेरी करेगा किस पर बताओ, डिस्टेंस पर। अब मुझे एक बात बताओ, एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है बताओ, एक पोजीशन की वजह से। जब भी कोई चीज एक पोजीशन ले लेती है तो वहां पर कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का इसका जो ग्राफ आता है, उस ग्राफ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं किस तरीके से बना रहा हूं। इस तरीके से मान लो इसका ग्राफ आता है। ये क्या लिख दी मैंने, डिस्टेंस, और ये लिख दी मैंने पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और यहां मान लो नेगेटिव है। अच्छा सर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है। सवाल नंबर 1 नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव, वो मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मिनिमम है वो होती है आर नोट इज इक्वल टू 0.8 फर्मी मीटर। क्वेश्चन आएगा भैया, न्यूक्लियस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर होती है, 0.8 फर्मी मीटर। क्लियर? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, मतलब पोजीशन मिनिमम ले रखी है, मतलब यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। तो 2 सवाल बनेंगे यहां से। 0.8 फर्मी मीटर पर क्या क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। अब सवाल यहां ध्यान सुनिएगा, अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियस के बीच में लगेगा अट्रैक्शन, और 0.8 फर्मी मीटर से कम हो जाती है तो लगता है रिपल्जन। समझ में आ गया? न्यूक्लियस मतलब भैया ज्यादा पास आ जाएंगे ना तो एक दूसरे को वो रिपेल कर देंगे। तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ज्यादा पास आ जाते हैं तो कौन सा फोर्स बन जाता है, रिपल्जन। सवाल बनते हैं 2 कि भैया 0.8 फर्मी मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, और फिर अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। पहले आ गए तो रिपल्जन, दूर चले गए तो अट्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू अट्रैक्शन को ही शो करता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो नेगेटिव आ रहा है 0.8 से ज्यादा पर। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? तो ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट। लगाओ हेडिंग, मास डिफेक्ट। अब सुनना ध्यान से, आइंस्टाइन ने क्या बताया, एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है, मास के अंदर। अब हुआ क्या बेटा, जैसे मान लो न्यूक्लियस जो है वो किस किस से मिलकर बनेगा, कि सर न्यूक्लियस जो है वो मिलकर बनता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के क्या बना, न्यूक्लियस। ओके सर, न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। होता क्या, मान के चलो मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ द प्रोटॉन बराबर किसके आना चाहिए, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस के आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग मेजर करते तो इनका मास हमेशा ज्यादा आता किससे? एक्चुअल मास से। दिस इज एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एक्चुअल मास से ज्यादा आता, मतलब मास में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसको बना रहे हैं? न्यूक्लियस को बना रहे हैं। तो जितना मास प्रोटॉन का उतना मास न्यूट्रॉन का, तो बराबर आना चाहिए ना ये भी। मान लो ये 10 है, ये 10 है, तो ये टोटल कितना हो जाना चाहिए? 20, लेकिन ये 20 नहीं आ रहा, ये आ रहा है मान लो आपके 17। तो 3 का मास कहां चला गया? 3 का मास कहां चला गया? मास का क्या हो गया? लॉस। लॉस कब हुआ? जब न्यूक्लियॉन्स किसको बनाते हैं? न्यूक्लियस को। when nucleons form a nucleus, then there will be a loss of mass which is known as the mass defect। क्या कहलाता है ये? मास डिफेक्ट कहलाता है। दैट मीन्स जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस को बनाते हैं तो मास में क्या मिलती है? हमें कुछ कमी मिलती है, यानी डिफेक्ट आ जाता है, और उस डिफेक्ट को ही कहते हैं मास डिफेक्ट। तो ध्यान सुनना, मास डिफेक्ट हेडिंग लगा लीजिए, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कब आया? पता चल गया ना आपको, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बना रहे हैं तो मास डिफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब सर मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल एम, मतलब एक्चुअल मास। सुनना, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 17। अगर मुझे मास डिफेक्ट निकालना है तो इन दोनों में से, यानी 20 में से किसको माइनस कर दूं मैं? 17 को। तो क्या ये मास डिफेक्ट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने वही किया, मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस एम ए, यानी एक्चुअल मास। तो यहां बन गया मेरे पास मास डिफेक्ट का मतलब डेल्टा एम। अब सर प्रोटॉन का मास कितना होगा? ये तो एक ही प्रोटॉन का मास है भाई। टोटल प्रोटॉन पता कितने होते हैं? Z के बराबर। टोटल प्रोटॉन कितने होते हैं? Z के बराबर। टोटल न्यूट्रॉन कितने होते हैं? कि सर A माइनस Z के बराबर। अच्छा, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास मास डिफेक्ट का। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बन चुका है, कोई तगड़ी बात है नहीं, हल्का सा याद आपको रखना है। अब आइंस्टाइन यहां पर कहते हैं कि जो मास का लॉस हुआ है वो मास किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, और उसी एनर्जी से ये न्यूक्लियस हमारे पास बन करके तैयार हुआ है। इसलिए उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब EB बराबर डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर। मतलब क्या करना सर? कुछ भी नहीं करना, डेल्टा एम की वैल्यू लिख दे बस खाली, Z मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास। ये आ गई हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ गई भैया? ये बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में कुछ लॉस हो गया तो वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी का कहलाती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उसी एनर्जी से मिलकर के क्या बन गया हमारे पास में? न्यूक्लियस बन गया। और इस लॉस को तो कहते हैं मास डिफेक्ट, और एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। आप खुद सोचो, अगर मुझे वापस से न्यूक्लियस को तोड़ना हो, ध्यान सुनना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है साथ में, तोड़ना है तो वापस ये कितने के निकलेंगे? 10-10 के, लेकिन अंदर कितने के हैं? 17 के। तो तीन वाली एनर्जी जो होगी C से मल्टीप्लाई करने के बाद में, क्या यही बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी? अगर मैं इसको 3 दे देता हूं, 17 प्लस 3, तो क्या ये वापस 20 हो जाएगा? और 20 होते ही तो सर ये साथ साथ नहीं रहेंगे, ये दोनों भागेंगे आपस में। अच्छा, मतलब जो मास में लॉस हुआ है उसी की वजह से ये दोनों बने हुए हैं। अगर मैं इतनी एनर्जी इसको वापस दे दूंगा तो ये दोनों वापस से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स को वापस से सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कौन सी एनर्जी कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, या फ्री द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो बंधे हुए हैं उनको आप फ्री कर दो, किसमें से? न्यूक्लियस में से। तो जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी आपके पास में? बाइंडिंग एनर्जी। अब सर बाइंडिंग एनर्जी तो आपने बता दी, लेकिन एक न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन है, तो हम लोग निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। किसके थ्रू निकालेंगे?
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, यहां से सवाल आपको 100% मिलेगा। क्या बोल रहा हूं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बताओ EBN से लिखेंगे इसको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी में अगर आप ए से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या है? ए से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमारे को? अच्छा इरेज हो गया कि EBN मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सिर्फ फॉर्मूला, अबे इसके नीचे ए लगा दे, कहानी खत्म हो जाएगी, फॉर्मूला बन गया तेरे पास में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही स्टेबिलिटी बताती है किसी भी न्यूक्लियस की, कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल है। अब यहां से सवाल बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको बताता है? बताओ, स्टेबिलिटी को। अब सर अच्छे तरीके से स्टेबल होने के लिए बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कितना होना चाहिए? याद रख लेना, जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियर अबाउट। यानी 8 के आसपास जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे? आपके स्टेबल होंगे। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है, ये वाला सवाल बोर्ड में आ चुका है, वापस आ सकता है। सबसे ज्यादा वैल्यू जो है EBN की, वो किसके लिए होती है? Fe56, Fe56 के लिए होती है। 56 ऊपर लिखा हुआ भैया, ध्यान रखना, आप है ना नीचे नीचे लिख दे तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। Fe56 के लिए EBN का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे तगड़ा स्टेबल कौन है बताओ? Fe56। मतलब सर EBN की मैक्सिमम वैल्यू ही इतनी होती है? बिल्कुल, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होती, नहीं होती। तो सारी वैल्यूज क्या होंगी? इससे कम होंगी। मतलब जिन न्यूक्लियस के लिए EBN का वैल्यू लेस देन होगा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो सारे के सारे कैसे होंगे? अनस्टेबल। और जिनके लिए EBN का वैल्यू नियर अबाउट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो सारे के सारे कैसे होंगे? स्टेबल। और इसमें सबसे तगड़ा स्टेबल कौन सा होगा? Fe56। ऊपर जा रहा है क्या? कोई बात नहीं, आई बात समझ में। अब इसका ग्राफ देखेंगे हम, EBN का ग्राफ। यहां लिख देते हैं EBN मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां लिख देते हैं A। इसका ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ये लो, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नियोन, इस तरीके से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्या? Fe56। कितनी है वाली वैल्यू बताओ? कि सर 8.75। अच्छा, और यहां से लेके यहां तक की ये वैल्यू जो है, इसको मान लेता हूं मैं 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल सुनिएगा ध्यान से, यहां पर जो एटॉमिक नंबर है वो मान लो आप 30 मास नंबर, और इसका मास नंबर मान लो आप कितना? 170। यानी 30 से और 170 के बीच में जिनका मास नंबर है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियर अबाउट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वो तो सारे के सारे कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। स्टेबल कौन से होंगे? जिनका मास नंबर 30 से ज्यादा है और 170 से कम है। ये सारे न्यूक्लियाई कैसे होते हैं हमारे? स्टेबल। तो सर जिनका मास नंबर कम है वो अनस्टेबल होंगे, सीधी सी बात है। ये कैसे होंगे? आपके अनस्टेबल होंगे। जिनके लिए A लेस देन 30 है या A ग्रेटर देन 170 है, ये दोनों ही कैसे होते हैं? आपके अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल कोई भी चीज हो तो वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो सर 170 वाले न्यूक्लियस तो बड़े होंगे, बिल्कुल होंगे बड़े। और ये न्यूक्लियस कैसे होंगे? ये न्यूक्लियस छोटे होंगे। और ये मान लो इनका साइज ये रहा नॉर्मल। तो होगा क्या बेटा? होगा कुछ ऐसा, ये दोनों साइज में स्मॉल है तो ये दोनों आपस में ऐड होकर के स्टेबिलिटी वाला साइज गेन करेंगे। और ये भैया साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है
तो ये ब्रेक डाउन होकर के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लेगा, जिससे क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, और यहीं से आपके दो रिएक्शन निकल करके आती हैं। अगर दो स्मॉल न्यूक्लियाई एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो इसको तो बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और अगर एक बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन हो जाता है दो स्मॉल न्यूक्लियस में तो इसको बोलते हैं फिजन। तो दो तरह की रिएक्शन हमारे पास आने वाली हैं, नंबर वन न्यूक्लियर फ्यूजन और नंबर वन न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन और फ्यूजन क्यों होते हैं बताओ, स्टेबिलिटी के लिए भैया। स्टेबिलिटी क्यों चाहिए इनको, क्योंकि इनके लिए ईबीएन का वैल्यू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कम होता है तो भैया ये भी स्टेबल होना चाहेंगे, तो छोटे वाले मिलकर बीच में और बड़ा वाला टूटकर बीच में, जिससे ये क्या हो पाए, स्टेबल हो पाए। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? 2 3 5 6 सवाल थे जो बनते थे, मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो भैया न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास दो तरह की हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन कितने तरह की हैं? दो तरह की। नंबर वन न्यूक्लियर फ्यूजन और नंबर टू न्यूक्लियर फिजन। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर फिजन के बारे में। बताओ फिजन का मतलब क्या होता था भैया? टूटना। फिजन का मतलब क्या होता था? टूटना, ब्रेक डाउन होना। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो न्यूक्लियर फिजन किसको बोलेंगे? when a heavy nucleus break down into two or more small nucleus, then this is known as the nuclear fission। अब बेटा आप वापस से आइंस्टाइन के एनर्जी मास रिलेशन से सुनना ध्यान से। जब भी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा या ऐड होगा तो उसमें क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। और एनर्जी कितनी निकलती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, और आजकल हम लोग इसी एनर्जी का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिजन से तो हम लोगों ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है, जिससे अपन लोग लाइट वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है आपका, पता है क्या? एटम बम। एटम सवाल आता है, लिख लीजिए। एटम बम कौन सी रिएक्शन पर बेस्ड है? न्यूक्लियर फिजन। और हाइड्रोजन बम किस रिएक्शन पर बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे बस समझ में। फिजन में जो जनरली हम लोग यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो है बेटा यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 का यूज करते हैं हम लोग। ये बहुत खतरनाक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें से भाई दिमाग खराब हो जाएगा आपका, इतना तगड़ा फटता है ये। सवाल आता है एटम बम का जो फ्यूल है वो क्या है भैया? यूरेनियम। एटम बम का फ्यूल क्या है? यूरेनियम 235। अब सुनो ये रिएक्शन होती कैसे है। एक्चुअल में इस रिएक्शन को करवाने के लिए यूरेनियम 235 अभी तो कैसा है बेटा? ये स्टेबल है। स्टेबल तो मतलब नहीं है, अनस्टेबल ही है वो, तभी तो ये फटना चाहता है। इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते रहते हैं। लेकिन अभी मैं मान के चलता हूं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हम चाहते हैं ये फटके भाई साहब बहुत सारी एनर्जी दे दे। तो इसको फटवाने के लिए, इससे एनर्जी लेने के लिए अपन लोग एक न्यूट्रॉन को भेजते हैं। कौन को भेजते हैं बेटा? न्यूट्रॉन 0n1। ये न्यूट्रॉन जो है इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इस न्यूट्रॉन को बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन या मंदगामी न्यूट्रॉन। इसकी स्पीड होनी चाहिए स्लो। कैसी होनी चाहिए इसकी स्पीड? स्लो होनी चाहिए। कि सर स्लो क्यों होनी चाहिए? जिससे ये यूरेनियम के अंदर जाकर के घुस जाए और क्या बना दे? 92 यूरेनियम 236। अब देखो न्यूट्रॉन्स का नंबर जब बढ़ जाता है तो अनस्टेबिलिटी चालू हो जाती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गया तो भैया ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने के बाद इसका दिमाग खराब, और ये फट जाएगा किसके अंदर? दो एलिमेंट्स के अंदर। मान लो x और ये क्या मान लो y, और साथ में 2 से 3 थर्मल न्यूट्रॉन और निकालता है। 0n1 0n1 0n1। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग यूरेनियम को ढूंढेंगे। मान लो फिर ये यूरेनियम को ढूंढेगा, ये भी यूरेनियम को ढूंढेगा, ये भी यूरेनियम को ढूंढेगा। क्या ये रिएक्शन वापस से चलेगी? बिल्कुल, ये रिएक्शन वापस चलेगी। देखो 3 लोग निकले, तीनों ने 3 निकाले, फिर ये 3 आपस में 3 3 3 3 3 करके करके कहानी इसकी क्या होती जाएगी? आगे बढ़ती जाएगी। और यही होता है आपका बेटा एटम बॉम्ब। ये क्या कहलाता है? एटम बॉम्ब। यानी ये रिएक्शन क्या कहलाती है? चेन रिएक्शन कहलाती है। चेन बन गई एक, 3 ने 3 की मदद करी, फिर आगे 3 की मदद करी, 3 3 9 3 27, बहुत आगे तगड़ा हो गया मामला।
और ये चेन रिएक्शन को अपन कंट्रोल अगर नहीं कर सकते तो ये कहलाती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही क्या कहलाता है? एटम बॉम्ब। ये जो मैंने बनाया ये क्या है भैया? एटम बॉम्ब। सवाल आता है एटम बॉम्ब किस पर बेस्ड है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर फिजन। इसमें एनर्जी कितनी निकलती है? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, नियर अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी निकलेगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसमें एनर्जी निकलती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जैसे हमने बात करी उसमें ए से डिवाइड कर दिया था, इसमें पर न्यूक्लियन अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूं तो 200 को डिवाइड करूं अगर मैं 200 डिवाइडेड बाई 236 तो ये आंसर आता है लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी एक से भी कम एनर्जी एक के हिस्से में आती है। फिर भी यह बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी है, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और अगर इस रिएक्शन को मैं कंट्रोल कर लूं कि सर कंट्रोल कैसे करोगे बताओ? रिएक्शन करवाने वाला कौन है? न्यूट्रॉन। अगर अपन इस न्यूट्रॉन को यहीं पर दबोच दें तो ये कंट्रोल हो जाएगी। और दबोचने के लिए हम लोग कैडमियम रोड्स का यूज करते हैं और उससे बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बनता है? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सवाल को ध्यान सुन लीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर किस पर बेस्ड है? कंट्रोल चेन रिएक्शन। और एटम बम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर इस बार हमारे सिलेबस में से आरबीएससी में से डिलीट कर दिया गया है, तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सी रिएक्शन पर बेस्ड है? अनकंट्रोल। और एटम बम किस पर है? कंट्रोल। स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको कुछ रिएक्शंस दिख रही होंगी, इनमें से कोई भी एक या दो रिएक्शन आप लर्न कर लीजिए। यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन वाली तो जरूर याद कर लीजिएगा सभी बच्चे। बाकी जो बच्चे अच्छा याद कर सकते हैं वो चारों रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। सवाल आता है न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन की एक ही रिएक्शन बहुत होगी एग्जाम्पल में लिखने के लिए, आगे बात समझ में। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? जैसा हमने आपको बताया फ्यूजन का मतलब तो होता है सर जुड़ना। अच्छा सर, तो फ्यूजन जो है वो कहां पर होता है भैया? सन के पास। सन जो है ना हमारे पास सूरज, सन में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कौन सी हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बात को ध्यान सुनना, हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करके न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया और एनर्जी का यूज लेने लग गए। सेम इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करके अगर मैं कोई रिएक्टर बना दूं तो हम एनर्जी का यूज ले लेंगे। बट न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल आता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कंडीशंस बताइए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कंडीशंस क्या हैं? इसको टेम्परेचर चाहिए बहुत ज्यादा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो कहां मिलता है मुझे? सूरज पर या सन पर मिलता है। आई बात समझ में नहीं आई? टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर? हाई होगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती। तो हाइड्रोजन बम किस पर बेस्ड होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, आप ध्यान से देखोगे। हाइड्रोजन किसके अंदर कन्वर्ट होता है? हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनमें से ऑटोमेटिकली रेडिएशंस निकलती हैं, उसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। दैट मींस emission of the radioactive elements, radioactive particles like as alpha, beta, gamma are known as radioactivity। क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बैक्यूरेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। और उन्होंने क्या किया बेटा, इस तरीके से यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और यहाँ पर उन्होंने दो प्लेट लगा दी, एक माइनस प्लेट और एक कौन सी प्लेट? प्लस प्लेट। अब इन्होंने देखा बहुत सारे रेडिएशंस तो किधर जाने लगे? बोलो, माइनस की तरफ। बहुत सारे रेडिएशंस किसके किधर जाने लगे? प्लस की तरफ। और कुछ रेडिएशंस जो थे वो सीधे निकल गए। तो उन्होंने बताया कि भैया माइनस की तरफ कौन जाएगा? माइनस की तरफ तो जो जाएगा जो पॉजिटिव होगा। तो माइनस की तरफ जाने वाला पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नेचर में होती है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स। तो इन्होंने बोल दिया ये क्या है भैया? हमारे पास में अल्फा पार्टिकल्स है। समझ में आई बात नहीं आई? और नेगेटिव की तरफ कौन जाने लगा? जो भी रेडिएशंस नेगेटिव की तरफ गई उन्होंने भैया ये हैं बीटा। और जो बिना डेविएट हुए सीधे सीधे निकल गए इन्होंने कहा कि भैया ये है हमारे पास में गामा। तो गामा तो कैसे हुए नेचर में? न्यूट्रल। बीटा कैसे हुए बताओ? नेगेटिव।
और अल्फा कैसे हुए हमारे पास में पॉजिटिव। और अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से मान लो अल्फा कण लगातार निकले जा रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल्स का लॉस हो रहा है और लॉस को बोलते हैं डिके, तो यह कहलाता है अल्फा डिके। और बीटा पार्टिकल का लॉस हो रहा है तो यह कहलाता है बीटा डिके। और अगर फोटॉन्स या एनर्जी का लॉस हो रहा है तो यह कहलाता है आपका गामा डीके। इसके अलावा फर्दर जो स्टडी थी इस चैप्टर में से हटा दी गई है हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग, आरबीएससी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसकी स्टडी नहीं करेंगे, बस केवल रेडियो एक्टिविटी क्या है और अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के बारे में हमारे को स्टडी करनी है। तो कोशिश की गई इस चैप्टर को बहुत ही कंप्रेस करके सारी की सारी जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने वाले हैं उनको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाए, तो वो हमने करा दिया है। और एग्जाम्स के पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाएंगे, बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो पढ़ते रहिए ध्यान से। ऑल द वेरी बेस्ट।